सो इन दिस लेक्चर हम हमारी अपनी थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो उसे पढ़ने से पहले हम हमारी थर्ड क्वालिटी प्रॉपर्टी दैट इज ऑस्मेटिक प्रेशर फॉर सॉल्यूशन, ये पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में आइडिया ले लेते हैं, ठीक है, जिससे कि हमें थोड़ा सा बेनिफिट होगा इस चीज़ का। तो फर्स्ट कंसेप्ट हम पढ़ेंगे जो हमारा है डिफ्यूजन। तो क्वेश्चन ये है कि डिफ्यूजन क्या है। हालांकि इसका इस्तेमाल हमें नहीं करना है, पर फिर भी हमें डिफ्यूजन के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। डिफ्यूजन को पढ़ने से पहले एक बात जो है आपको पता होनी चाहिए मेम्ब्रेन के बारे में। आपने सुना होगा मेम्ब्रेन के बारे में। देयर आर मैनी टाइप ऑफ मेम्ब्रेन्स, ठीक है। जनरली आप पर्चमेंट मेम्ब्रेन है ना, एनिमल मेम्ब्रेन, ऐसे ही सेल मेम्ब्रेन, बहुत सारी मेम्ब्रेन्स होती हैं। हमारी बॉडी में भी मेम्ब्रेन्स होती हैं, पेड़ पौधों में भी मेम्ब्रेन्स होती हैं। तो मेम्ब्रेन्स क्या कितनी मतलब मेम्ब्रेन्स की प्रॉपर्टी जो उसका बिहेवियर है उसके बेसिस पे देखें तो अगर मैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ, ठीक है। मेम्ब्रेन की फर्स्ट कैटेगरी लेट सपोज है लाइक मैं बहुत सिंपल तरीके से कहूँ, परमिएबल मेम्ब्रेन। तो परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है? परमिएबल मेम्ब्रेन, लेट सपोज यू हैव अ बाउंड्री सॉल्यूशन। तो जनरली परमिएबल मेम्ब्रेन्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, वो खुद से होकर, मेम्ब्रेन्स का मतलब क्या होगा, बीच में लगा होगा, इस्तेमाल किया गया होगा, ठीक है। तो वो अपने से होकर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को पास होने देती हैं, साथ ही साथ सॉल्यूट मॉलिक्यूल को भी पास आउट होने देती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सेकंड आती है इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। इम्परमिएबल मेम्ब्रेन ये क्या करती हैं, ये ना तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को पास होने देती हैं, ना ही सॉल्यूट मॉलिक्यूल को खुद से होकर पास होने देती हैं। थर्ड कैटेगरी हमारी हो सकती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम क्या है कि ये खुद से होकर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को तो पास आउट होने देती है, पर सॉल्यूट मॉलिक्यूल को पास आउट नहीं होने देती। ये बात ध्यान रखिएगा, सॉल्वेंट को पास होने देगी। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को एसपीएम भी लिखते हैं। तो ये है हमारी स्टोरी मेम्ब्रेन के बारे में। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि परमिएबल में क्या होगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास हो जाएगा, और जैसे लेट्स सपोज आपके पास कंटेनर है, यहाँ पर मेम्ब्रेन लगी हुई, यहाँ पर सोल्यूशन ए है या सोल्यूशन बी है, यहाँ से होकर क्या पास होगा क्या पास नहीं होगा, ये अगर हमारी मेम्ब्रेन है जो लगी हुई है इस तरीके से, तो इस मेम्ब्रेन की कैटेगरी क्या है, बिहेवियर क्या है, ये डिपेंड करेगा कि कौन सा मॉलिक्यूल यहाँ से पास होगा कि नहीं होगा, सॉल्वेंट सॉल्यूट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका, ठीक है। अब आते हैं हम डिफ्यूजन पे। तो डिफ्यूजन जनरली आपने गैसियस के लिए डिफ्यूजन पढ़ा होगा। गैसियस डिफ्यूज करती हैं आसानी से, ठीक है, यह आपने महसूस किया होगा। तो डिफ्यूजन की कैटेगरी क्या है, मैं एग्जांपल लेकर समझाता हूं आपको। एक सॉल्यूशन ले लिया, इस सॉल्यूशन में मान लेते हैं कि एक सॉल्यूशन है, जैसे कि मान लेते हैं ये कंसंट्रेटेड है, कंसंट्रेटेड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर सॉल्यूशन है तो इसमें सॉल्यूट भी होगा, सॉल्वेंट हो गया। लेट सपोज सॉल्वेंट आपका ए है और सॉल्यूट आपका बी है, सॉल्वेंट ए है सॉल्यूट बी है, इतनी भी प्रॉब्लम नहीं है। अब एक बात सुनो, अगर हम इस सॉल्यूशन के ऊपर से कुछ मिक्स करना चाहें, लेट सपोज हमने मिक्स कर दिया है, हमने ऊपर से मिक्स कर दिया है इस तरीके से, यू हैव अ डाइल्यूट CuSO4 सॉल्यूशन, एक कंसंट्रेटेड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के ऊपर एक डाइल्यूट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन मिक्स कर दिया। आप यहाँ पर एक वाटर भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
जैसे ही वाटर अभी डाइल्यूट को मिक्स किया तो ये फिल्ड अप हो जाएगा। मान लेते हैं जैसे मिक्स किया, मिक्स नहीं किया, इसको इसने प्लेस किया। अभी मानते हैं कि वो स्टेज जब डाइल्यूट वाला कंसंट्रेशन के इंटरेक्ट में आ रहा है लेकिन कुछ भी प्रोसेस नहीं किया है, ठीक है। तो तुम क्या देखोगे, पहला पॉइंट ये है, जब तुम इसको मिक्स कर रहे होगे, सही है, जब तुम इसको मिक्स कर रहे होगे तो तुमको एक इनिशियली जहां पर ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे वहां पर एक बाउंड्री दिखेगी, है ना, बाउंड्री एग्जिस्ट करेगी, पहला पॉइंट। क्योंकि एक लेयर, तुमको एक लेयर दिखेगी इमेजिनरी बाउंड्री जो कंसंट्रेटेड को अलग महसूस कराएगी कि भाई एक कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है, और डाइल्यूट को अलग दिखाएगी, दोनों की कंसंट्रेशन अलग अलग दिखेगी आपको, ठीक है। जब ये होगा, अभी हमने कुछ किया ही नहीं, तो क्या होगा, सिंस ये कंसंट्रेटेड है, ये डाइल्यूट है, तो तुम्हें एक चीज महसूस होगी कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट पार्टिकल है, वो सॉल्यूट पार्टिकल जो है डाइल्यूट की तरफ मूव कर रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको ये महसूस होगा कि जो सॉल्यूट है, ठीक है, वो क्या करता है, स्टार्टेड टू मूव from more concentrated solution to low concentration solution। कहने का मतलब सॉल्यूट जो होगा वो हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से डाइल्यूट की तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो कहानी है ये नेचुरली हो रही है। एक बात ध्यान रखिएगा कि देयर इज अ नेचुरल टेंडेंसी ऑफ सॉल्यूट, है ना, इन अ सॉल्यूशन टू डिफ्यूज। अब देखो प्रॉब्लम ये है कि मतलब मीनिंग ये है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से सॉल्यूट का डिजिटल या फिर डाइल्यूट सॉल्यूशन की तरफ ये मूव कर देना, मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल का मूव करना डिफ्यूजन कहलाता है। डिफ्यूजन क्या है बताता हूँ। अच्छा एक बात और, जब ये चीज होगी तो इसी को बोलते हैं डिफ्यूजन। तो मैं कह सकता हूं आफ्टर डिफ्यूजन। आफ्टर डिफ्यूजन आपको क्या दिखेगा, ये दिखेगा कि पूरा होल सॉल्यूशन जो है वो होमोजेनियस हो चुका है, ठीक है, होमोजेनियस यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन थ्रू आउट द सोल्यूशन, थ्रू आउट द बल्क। पूरे सोल्यूशन में आपको ये चीज दिखेगी कि कंसंट्रेशन जो हो रखी थी इसकी वो एक जैसी हो गई। देयर इज अ नो बाउंड्री, कोई भी, फिर तुम ऐसे कह सकते हो कि जो बाउंड्री थी आपकी, बाउंड्री जो थी वो डिसअपियर हो गई, गायब हो गई है, ठीक है। तो पूरी कहानी क्या है, देयर इज अ नेचुरल टेंडेंसी ऑफ अ सॉल्यूट पार्टिकल टू डिफ्यूज फ्रॉम द मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, राइट, टू so as to bring about a uniform distribution throughout, ठीक है, एक जैसा होने के लिए ऐसा होता है। तुमने देखा होगा बहुत बेसिक एग्जांपल, अगर आप डिओड्रेंट इस्तेमाल करते हो तो आप क्या करते हो, या कुछ मत करो, कोई भी फ्रेगनेंट मटेरियल ले लो, आप उसको ओपन करो तो वो वापस वो क्या करेगी, वो एयर के कांटेक्ट में आते ही डिफ्यूज होगी, वो फैल जाएगी, वो तब तक फैल जाएगी जब तक एयर के साथ उसका जो प्रेशर है वो एक जैसा ना हो जाए, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो ये पूरी कहानी वो क्या है, एक फिनोमिना, डिफ्यूजन क्या है, एक फिनोमिना है किसका, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ ए सॉल्यूट फ्रॉम मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू अ लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, ठीक है, सो एज टू ब्रिंग
ultimately uniform homogeneous concentration throughout to the bulk. ये है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की एक खास बात ये है कि आपको बस ये ध्यान रखना है कि डिफ्यूजन में मॉलिक्यूल हैं। मॉलिक्यूल क्या करते हैं? मॉलिक्यूल्स मूव्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। हाई कंसंट्रेशन सोल्यूशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर एसपीएम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, एसपीएम का कोई रोल नहीं। मैं लिख सकता हूं देयर इज नो रोल ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, बट चूंकि डिफ्यूजन में सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों ही मूव कर सकते हैं, तो हम परमिएबल मेम्ब्रेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेम्ब्रेन कैन बी यूज्ड। इतनी बात हो गई। तीसरा पॉइंट क्या है? डिफ्यूजन जो है, डिफ्यूजन क्या हो सकता है? डिफ्यूजन जो है वो सॉलिड लिक्विड, मैं सिंपल लिखता हूं, टेक्स प्लेस, डिफ्यूजन इट टेक्स प्लेस इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सॉरी सॉलिड नहीं, सॉरी इस किस में होगा? ये प्योर लिक्विड्स में भी होगा, मतलब सॉल्वेंट प्योर लिक्विड में होगा, सॉलिड नहीं होगा, सॉल्यूशंस में होगा एंड गैसेस में भी होगा, ठीक है। डिफ्यूजन आसानी से हो जाता है। तीसरा एंड मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि डिफ्यूजन जो है, ना तो तुम उसको स्टार्ट कर सकते हो, ना तो तुम उसको स्टॉप कर सकते हो, क्योंकि नेचुरली होता है। तो रिवर्स नहीं कर सकते, और तुम, मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, डिफ्यूजन कैन नीदर बी स्टॉप्ड नॉर रिवर्स्ड। ये पॉइंट इसलिए बता रहा हूं कि क्योंकि तुम अभी कुछ पढ़ने वाले हो, जो तुम पढ़ने वाले हो उसको तुम इससे रिलेट मत करो, पूरा नोट डाउन कर लो अच्छे से, ठीक है। वो डिफरेंट चीज है, क्योंकि आपने ऑस्मोसिस सुना होगा, तो ऑस्मोसिस इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम योर डिफ्यूजन कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसीलिए अपन क्या पढ़ने वाले हैं? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को सीखने से पहले ऑस्मोसिस कैसे, क्या है वो समझते हैं। देखो अब एक बात सिंपल समझो, लेट सपोज तुम्हारे पास एक चैम्बर है, चैम्बर के बीचों बीच में एक एसपीएम लगा हुआ है, ठीक है। दो चैम्बर्स लिए हैं, लेफ्ट साइड में कुछ है और राइट साइड में। यहाँ पर हमने सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन बीच में लगा दिया है। लेट सपोज यहाँ पर आपका पास प्योर सॉल्वेंट है, फॉर एग्जाम्पल यू हैव वाटर, इधर आपके पास एक सोल्यूशन है, लेट सपोज हम कहते हैं शुगर सोल्यूशन। इतनी प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। अब शुगर, एक प्योर सॉल्वेंट को सोल्यूशन से हमने, अब लेट सपोज करते हैं कि इधर और इधर बोथ साइड, चैम्बर के लेफ्ट और राइट साइड में, सोल्यूशन चैम्बर और सॉल्वेंट चैम्बर में, आपने दोनों में क्या किया है, एक तरफ सोल्यूशन और एक तरफ प्योर सॉल्वेंट को फिल कर दिया। अब ऑब्वियस है अगर इक्वल फिल किया। दूसरी बात, सोल्यूशन की सरफेस पे और सॉल्वेंट की सरफेस पे इन्वायरमेंटल प्रेशर काम कर रहा होगा, मतलब मैं कह सकता हूँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मैं PATM लिख रहा हूँ, लग रहा होगा, तो यहाँ पर भी वही लग रहा होगा।
एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दोनों तरफ ही इक्वल प्रेशर लग रहा है, खासकर एटमॉस्फेरिक। अब एक बात बताओ, हमें दो चीज़ें बहुत अच्छे से पता है। क्या पता है? कि एक प्योर सॉल्वेंट और उसके सॉल्यूशन से कंपेरिजन करें तो प्योर सॉल्वेंट के लिए, मैं अगेन कह रहा हूं ध्यान से, मैं कह रहा हूं कि प्योर सॉल्वेंट के लिए उसका वेपर प्रेशर, अब इसके लिए मैं पी नॉट बोल रहा हूं, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट सोल्यूशन के वेपर प्रेशर से ऑलवेज ज़्यादा होता है। ये चीज़ मतलब इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है सोल्यूशन से, ये तो अपने को पता है। साथ ही साथ केमिकल पोटेंशियल ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज आल्सो ग्रेटर देन द केमिकल पोटेंशियल ऑफ सोल्यूशन। ये होता है, ये तो पता है, अपने एसपीएम के थ्रू सेपरेट कर रखा था, इसमें भी कोई समस्या नहीं है। अब क्या होगा, चूंकि ये अनबैलेंस है, तो सिंस केमिकल पोटेंशियल जो है प्योर सॉल्वेंट का सोल्यूशन से ज़्यादा है, साथ ही साथ वेपर प्रेशर भी प्योर सॉल्वेंट का सोल्यूशन से ज़्यादा है, ये डिसबैलेंस होने के कारण क्या होगा, ये कुछ ऐसी हरकतें करेगा, कुछ ऐसा करेगा जिससे इसके केमिकल पोटेंशियल और दोनों के ही वेपर प्रेशर एक दूसरे के इक्वल हो जाए। अब हमें क्या करना है, हमें पता है कि सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है। अब सोल्यूशन के वेपर प्रेशर को बढ़ाने के लिए क्या करें, अगर तुम सोचो सोल्यूशन के अंदर से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव करना स्टार्ट हो जाए प्योर सॉल्वेंट की तरफ, तो सोल्यूशन में सॉल्वेंट की वैल्यू और डिक्रीज करेगी, और सॉल्वेंट की वैल्यू और डिक्रीज करने का मीनिंग ये है इसका वेपर प्रेशर और कम हो जाएगा, क्योंकि वेपर प्रेशर डिपेंड करता है सोल्यूशन सॉल्वेंट पे। यहाँ पर वेपर प्रेशर और बढ़ेगा, तो इस वैल्यू को तो हम इंक्रीज कर रहे हैं, ऐसा तो करना नहीं है, तो हमें कुछ ऐसा करना होगा, या हम नहीं कर रहे, ये खुद करेगा, ये कुछ ऐसा करेगा कि सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए। ऐसा करने के लिए मैं सिंपल कह रहा हूं, इसको छोड़ दीजिए। आफ्टर सम टाइम्स, कुछ समय बाद आपको खुद ये चीज महसूस होगी। क्या महसूस होगी? चैम्बर फिर से बनाते हैं। कुछ समय बाद आपको ये समझ आएगा कि आपने ये देखा कि प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन जो कि सेपरेटेड थे, है ना, उसमें से जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हैं, इसमें से जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हैं वो सॉल्यूशन की तरफ मूव करना स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, यहां पर क्या मिलेगा, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। जब ऐसा होगा तो ये अगर ये मॉलिक्यूल यहाँ सॉल्यूशन की तरफ मूव कर रहे हैं तो ये इसकी जो लेयर है वो डाउन होगी, इसका वॉल्यूम करेगा डिक्रीज। तो लेट सपोज इसका वॉल्यूम जो है डिक्रीज होके इतना हो गया। सिंस प्योर सॉल्वेंट इंक्रीज हो रहे हैं इन सॉल्यूशन, तो आपको ये ऑब्जर्व होगा, क्या ऑब्जर्व होगा कि जो सॉल्यूशन था उस सॉल्यूशन की जो लेयर यहाँ पर तो थी वो थोड़ी सी और बढ़ जाएगी, ऑब्वियस वॉल्यूम इंक्रीज होगा। प्योर सॉल्वेंट का वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ेगा, और ये तब तक होता रहेगा, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टू सॉल्यूशन तब तक होता रहेगा जब तक ये कहानी स्टार्ट क्यों हुई थी? कहानी इसलिए स्टार्ट हुई थी क्योंकि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा था सॉल्यूशन से, और इसीलिए ये मूवमेंट होना स्टार्ट हुआ। दैट मीन्स मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों के, क्या मैंने कहा, जब तक कि पी नॉट पी एस के इक्वल ना हो जाए। सिमिलरली केमिकल पोटेंशियल ऑफ प्योर सॉल्वेंट सोल्यूशन के इक्वल ना हो जाए। जब तक ये नहीं होता है तब तक ऐसा होता चलता रहेगा। अब अभी भी अब ये तो नेचुरली हुआ है। अब क्या हुआ,
अभी भी इसका जो प्रेशर लग रहा है इस लेयर के ऊपर PATM, यहाँ पर भी PATM। तो तुमने ये चीज़ जो अभी देखी वो क्या हुआ, यहाँ पर मैंने सोल्यूशन फिल नहीं किया है, तो इस तरीके से तुम समझ सकते हो, इसमें कोई शक नहीं है। तो हमने समझा क्या है, ये सब नेचुरली हुआ है अपने आप, ने कुछ किया नहीं है, ठीक है। तो पूरी कहानी को मैं यहाँ से करता हूँ, समअप करता हूँ। देखो, हमें पता था सिंस केमिकल पोटेंशियल ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन द केमिकल पोटेंशियल ऑफ सोल्यूशन, सिमिलरली वेपर प्रेशर भी ज़्यादा है सोल्यूशन से, ये भी ठीक है, ऐसा है। और जब इनको हमने SPM से सेपरेट किया है तो आपको ये मिलेगा कि कुछ टाइम के बाद प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्वेंट चैम्बर से होकर सोल्यूशन चैम्बर की तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे। अब मूव करेंगे तब तक मूव होता रहेगा जब तक कि दोनों के केमिकल पोटेंशियल्स इक्वल ना हो जाए। और यहाँ पर आपको ऑब्जर्व ये हो गया कि प्योर सॉल्वेंट के चैम्बर की तरफ इसका वॉल्यूम डिक्रीज किया है, यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया है, ठीक है। तो एक बात सिमिलरली सिंपल सी इतनी सी है, ये जो हुआ है प्रोसेस, जो ऑब्जर्व हुआ है, इसी को बोलते हैं हम ऑस्मोसिस, ठीक है। अब मैं समझ कर देता हूं, मैं सिंपल कह सकता हूं, व्हेन अ प्योर सॉल्वेंट इज सेपरेटेड बाय SPM, है ना, फ्रॉम सोल्यूशन, ठीक है। सिंपल, व्हेन अ प्योर सॉल्वेंट इज सेपरेटेड फ्रॉम अ सोल्यूशन बाय SPM, है ना, then solvent molecule moves towards solution from solvent। अब इसी प्रकार आप ऐसा ना करके आप एक लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लेते और उस लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को आप एक हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से सेपरेट करते, ठीक है। सिमिलरली जब आप एक लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से सेपरेट करते, तब भी आपको यही ऑब्जर्व मिलता कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो है लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान रखना, रिपीट कर रहा हूं, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, इसी प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहते हैं। मैं बस छोटी सी डिफिनेशन यहाँ पर लिख देता हूँ समअप करके, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट और फ्लो ऑफ solvent molecule from pure solvent to solution or from low concentration solution to high concentration solution through SPM के थ्रू इज कॉल्ड osmosis। That means osmosis is a process in which movement of solvent molecule दिखता है आपको solvent to solution और low concentration से high concentration की तरफ। इतनी सी बात तुम्हें समझ में आनी चाहिए। दूसरा, हमें एक बात और समझनी है। देखिए, SPM इस्तेमाल किया है तो इसका मीनिंग ही यही हो गया कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ही मूव करेगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल नहीं मूव करेगा, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पर केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का मूवमेंट, सिंपल कह सकता हूँ, इट इन्वॉल्व्स ओनली द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड, ठीक है। और इट इज लिमिटेड टूवर्ड्स सोल्यूशन। जो लाइन बोली लिख लो शांति से, ठीक है, देख कर मतलब सुन के लिख लो। और क्या बोल सकते हैं कि डिफ्यूजन को ना तो हम स्टॉप कर सकते थे ना तो हम रिवर्स कर सकते हैं, पर ऑस्मोसिस को हम रोक भी सकते हैं और हम रिवर्स कर सकते हैं। तो आप पॉइंट लिख सकते हो, ऑस्मोसिस कैन बी स्टॉप्ड और रिवर्स बाय एडिशनल प्रेशर ऑन द सॉल्यूशन साइड। सॉल्यूशन साइड पे एडिशनल प्रेशर, फिर से रिपीट करता हूँ,
सॉल्यूशन साइड पे एडिशनल प्रेशर अप्लाई करके हम ऑस्मोसिस को रोक भी सकते हैं, और प्रेशर अगर और बढ़ा दिया तो ऑस्मोसिस रिवर्स भी हो जाएगी। तो मैं सिंपल कह रहा हूं कि ऑस्मोसिस कैन बी स्टॉप्ड और रिवर्स्ड, ठीक है, बाय अप्लाइंग द एक्सटर्नल या एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन द सॉल्यूशन चैम्बर। अब ये जो मैंने सेंटेंस क्लास में बोला है, इसी को थोड़ा सा जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। क्या हो कि सॉल्यूशन चैम्बर की तरफ हम प्रेशर अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। जो लिखा हुआ है उसको लिख लो। मैंने सिंपल कहा कि क्या हो कि अगर हम सॉल्यूशन चैम्बर, अब देखो फिर से कहानी, अगर हम इस लेयर के ऊपर यहीं पर मैंने कुछ वही सिस्टम रखा, कुछ भी चेंज नहीं किया। लेट सपोज हमने इसके ऊपर एक पिस्टन लगा दिया, कोई प्रॉब्लम? क्या ये प्रॉब्लम होगी? अगर तुम्हें दिख रहा है तो यहाँ पर भी अभी इन्वायरमेंटल प्रेशर लग रहा है PATM। एक बात और, इस पिस्टन को हमने कंसीडर कर लिया है फ्रिक्शनलेस। ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन लेट सपोज पिस्टन इतना बढ़िया आइडियल है कि वो उसका फ्रिक्शन का कोई इस पे एहसास, मतलब फ्रिक्शन उसका प्रेशर में काउंट नहीं होगा, या कह सकते हो कि फ्रिक्शन है ही नहीं। इतनी सी बात। अब देखो एक बात, सिंपल सी बात, मैं कह रहा हूं कि अगर हम देखिए, हमें पता है ये जो केस था जिसमें हमने प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन को सेपरेट किया था, या हमने लो कंसंट्रेशन को हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से सेपरेट किया, ठीक है, और ऑस्मोसिस होने के बाद, ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव किया सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, ये सब होने के बाद केमिकल पोटेंशियल इक्वल हो गए और आपका दोनों ही आपका प्रेशर भी इक्वल हो गया। सब कुछ होने के बाद, मतलब जो ये लिखा है ये केस ऑब्जर्व कब हुआ है? ये हुआ है आफ्टर ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस होने के बाद आपको ये डायग्राम की कंडीशन ऑबटेंड होगी। फिर मैंने क्या किया है, सॉल्यूशन चैम्बर की तरफ ऊपर एक पिस्टन लगा दिया है। पिस्टन लगाने के बाद मुझे क्या करना है, अब मैं यहां से प्रेशर सॉल्यूशन के ऊपर प्रेशर अप्लाई करना पिस्टन के ऊपर स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं ऑन सॉल्यूशन साइड। कितना प्रेशर? अब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो इसका वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। जब इस पे प्रेशर अप्लाई करेगा तो क्या होगा, देखो ये तो हो रखा था। अब ये प्रेशर अप्लाई करने के बाद जो कंडीशन आएगी, मैं उसको इस तरफ नहीं इधर बनाता हूं। देखो उस डायग्राम को समझो, या मुझे मजा नहीं आया। ये पिस्टन सिमिलरली वैसा लगा था। आपने जब प्रेशर अप्लाई किया, जब प्रेशर अप्लाई करोगे ऊपर से नीचे की तरफ पिस्टन के ऊपर, तो क्या होगा कि इस सॉल्यूशन चैम्बर का वॉल्यूम डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। सिंपल सी बात है। और जब डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा क्या होगा, क्या होगा, पिस्टन नीचे आएगा। अब ऑब्वियस है, जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे एडिशनली इधर, तो क्या होगा कि सॉल्यूशन के अंदर का सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फर्दर जो है प्योर सॉल्वेंट की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और जब ऐसा होगा, और तब तक सपोज हमने क्या किया, हमने सॉल्यूशन की तरफ, मैंने क्या कहा, हमने क्या किया, हमने लगाया है एक्स्ट्रा प्रेशर, एक्स्ट्रा प्रेशर, या मैं कह सकता हूं एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया है, अप्लाइडेड ऑन सॉल्यूशन साइड
सॉल्यूशन साइड की तरफ हमने एक्स्ट्रा प्रेशर लगा दिया है। प्रेशर लगाने पर ऐसा, अब कितना लगाना है? उतना प्रेशर लगाना है कि जितने भी प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में आए हों वो वापस अपनी जगह पर लौट जाएं। यही होगा ना? तो अब ये पिस्टन नीचे आएगा नीचे आएगा नीचे आएगा और वापस से जो इनिशियल केस था ये वाला आपको ऑब्टेंड हो जाएगा। कहने का मतलब जब ऑब्जर्वेशन नहीं हुआ था ना वो केस ऑब्टेंड होगा, तो आपको फिर से यहां पर मिल जाएगा वही सेम लेयर। ठीक है, तो यहां की जो कंडीशन है उसमें क्या हुआ है, ऑस्मोसिस जो है स्टॉप हो चुकी है, ऑस्मोसिस स्टॉप्ड हो चुकी है। अब एक बात समझो, ये जो पूरी कहानी जो हमने ये समझी ये क्या है, क्या आखिर ऑस्मोसिस हो चुकी थी तो ऐसा मिला। ऑस्मोसिस होने के बाद हमने एक एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई किया सॉल्यूशन साइड की तरफ जिससे कि ऑस्मोसिस ना हो। अब ऑस्मोसिस ना होने का मीनिंग क्या है? या तो हम अगेन उसको अपनी इनिशियल कंडीशन तक पहुंचा दें, जैसा था वैसा पहुंचा दें। दूसरा कि एडिशनल प्रेशर हमने ऑस्मोसिस को स्टार्ट होने से पहले ही अप्लाई कर दें जिससे कि ऑस्मोसिस हो ही ना, एसपीएम के थ्रू जाए ही ना। तो पूरी कहानी को मैं समझ करता हूं। अब एक बात बताओ, जो तुमने एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया है, एक्स्ट्रा प्रेशर, उस एक्स्ट्रा प्रेशर को अगर मैं एक नाम दे दूं, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर रिप्रेजेंटेड बाय पाई। मैंने क्या कहा, जो एक्स्ट्रा प्रेशर सॉल्यूशन चैम्बर की तरफ लगा हुआ है जिसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर नाम दे रहे हैं, वो एक पर्टिकुलर अमाउंट होगा, रिक्वायर्ड अमाउंट। तो वो ऑस्मोटिक प्रेशर सफिशियंट होगा जिससे कि ऑस्मोसिस हो ही ना। दैट मीन्स सॉल्वेंट मॉलिक्यूल प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ मूव ही ना करें। तो अब मैं सिंपल सी बात करता हूँ, एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई किया गया था इधर, तो देखो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लग ही रहा था, साथ ही साथ एक्स्ट्रा प्रेशर पाई लग रहा है। अब इन दोनों लेयर को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर इन्वायरमेंटल प्रेशर ऊपर से लग रहा है और यहाँ पर इन्वायरमेंटल प्रेशर प्लस ऑस्मोटिक प्रेशर लग रहा है। इसका मीनिंग है इतना अगर पाई प्रेशर मेंटेन कर लो तो ऑस्मोसिस होगी ही नहीं। दूसरा, अगर ऑस्मोसिस हो चुकी है तो पाई प्रेशर मेंटेन कर दो तो ऑस्मोसिस फिर से अपनी इनिशियल कंडीशन में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो व्हाट इज अ स्टेटमेंट फॉर दिस? कई स्टेटमेंट बन सकती हैं। ठीक है, मैं केसेस को समाप्त करने की कोशिश करता हूं। हम ये कह सकते हैं, ओके, पहला पॉइंट तो ये सब जो हो रहा है उसके लिए कांस्टेंट टेम्परेचर चाहिए। हमारी हेडिंग हो जाएगी ऑस्मोटिक प्रेशर। हम ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने के लिए ये कहानी पढ़ रहे हैं, ऑस्मोसिस देख चुके थे। ठीक है, अब ये कब होगी? पहला पॉइंट तो एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, बिकॉज टेम्परेचर अफेक्ट करता है। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। अब एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इसको डिफाइन करोगे तो कह सकते हो, इसको बात करते हैं, ये पाई ही तो है एक्स्ट्रा प्रेशर, तो हम कह सकते हैं द एक्स्ट्रा प्रेशर व्हिच इज सफिशिएंट टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टू सॉल्यूशन। ठीक है, द एक्स्ट्रा प्रेशर व्हिच इज सफिशिएंट टू स्टॉप द movement of solvent molecule from pure solvent to solution is known as osmotic। सेकेंड शब्दों में कह सकते हैं कि द एक्स्ट्रा प्रेशर which is sufficient to stop the process of osmosis, जो osmosis को स्टॉप करते। थर्ड स्टेटमेंट, द एक्सेस प्रेशर which must be applied on solution side, है ना, in order to prevent the flow of solvent molecule from प्योर सॉल्वेंट टू सोल्यूशन। मेरा कहने का मतलब ये है, हम कितने भी अलग अलग स्टेटमेंट लिखे सबकी मीनिंग यही है कि सोल्यूशन की तरफ या सॉल्वेंट से सोल्यूशन की तरफ जो मूवमेंट हो रहा था, जो ऑस्मोसिस हो रही थी, उसको स्टॉप कर देना है। सिंपल सी बात है। ठीक है, इतनी सी बात तुम समाप्त कर लो। तो अब ऑस्मोटिक प्रेशर को
मेजर करने के भी कई तरीके हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो मैं थोड़ा सा मुझे जगह चाहिए, मैं यहाँ लिखता हूँ। हम चाहें तो छोटी सी एक साइड हेडिंग लिख सकते हैं नोट्स में अपने कि मेजरमेंट क्या है। मेजरमेंट ऑफ ऑस्मेटिक प्रेशर। घबराना नहीं थ्योरी से, अगर थ्योरी समझ नहीं आएगी तो फिर कंसेप्ट नहीं पढ़ने पड़ेगा। पूछा नहीं गया, साथ पूछ ले, क्या पता। बर्कले एंड हार्थलेट मेथड्स भी क्या है? फिफर्स मेथड। और एक तरीका है मॉर्स एंड फ्रेजर्स मेथड, सब साइंटिस्ट के नाम पर। और क्या तरीका है? एक तरीका और लिख लो, डी व्रिस प्लाज्मोटिक मेथड। एक मेथड और लिख लो। अच्छा, ये 4 हो गए। बर्कले हर्टले के बारे में पूछा जा चुका है एक बार, ठीक है। 5th वन, टाउनसेंड्स मेथड, टाउनसेंड नेगेटिव, पूरा नाम लिख देता हूँ, नेगेटिव प्रेशर मेथड। इनके बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है। लेट सपोज केवल बर्कले हर्टले पढ़ लेना चाहिए, हालांकि उस प्रोसेस में कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो ये मेजरमेंट टेक्निक्स थी। अब तुम सोच रहे होगे कि सर ये क्यों हमने रफ नहीं किया है इस डायग्राम को, तो क्यों नहीं किया है वो बताता हूँ। देखिए, आखिर हमने डायग्राम को रफ क्यों नहीं किया था? उसको समझने से पहले एक बात समझिए। अगर मैं ऑस्मोसिस को डिवाइड करूं, मतलब ऑस्मोसिस में बी डिवाइडेड इन फॉलोइंग टाइप्स, ठीक है। वो फॉलोइंग टाइप क्या है? नंबर फर्स्ट, एक्सोऑस्मोसिस। बस टर्म्स हैं, बस हल्का सा सीख लेते हैं। एक्सोऑस्मोसिस क्या होता है? देखिए, जब ऑस्मोसिस या फ्लो जो होता है आउटवर्ड होता है, किसी एसपीएम सेल से आउटवर्ड फ्लो हो रहा हो, बाहर की तरफ, मेरा मीनिंग क्या है? तो मैं सिंपल लिख सकता हूं, द आउटवर्ड ऑस्मोटिक फ्लो, द आउटवर्ड ऑस्मोटिक फ्लो ऑफ वाटर from a cell containing an aqueous solution, मतलब वाटर में डिजॉल्व सोल्यूशन, aqueous solution through a semi permeable membrane is called exoosmosis. That means क्या? The outward osmotic flow of water from a cell containing an aqueous solution through SPM. मेरा मीनिंग क्या था? देखो, एग्जाम्पल से समझो इस बात को। आप अगर एग की आउटर सरफेस बाय रिमूविंग हार्ड सेल, मतलब बाहर की जो सेल जो है उसको रिमूव करने के बाद अब इस एग को प्लेस कर दो। क्या किया है? एग को
प्लेस करना है, कहाँ प्लेस करना है? प्लेस्ड किसमें? इन NaCl सॉल्यूशन या इन कंसंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन। तो जब तुम इस एग को, उसकी हार्ड सेल को रिमूव करने के बाद प्लेस कर दोगे एक कंसंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन, तो आपको क्या ऑब्जर्व होगा कि ये जो एग था ये श्रिंक हो जाएगा। तो क्या होगा, तब क्या होगा, कहाँ लिख दूँ? तो आपको क्या ऑब्जर्व होगा कि जो एग will shrink due to एक्सोऑस्मोसिस। इतनी सी बात, पूछा नहीं गया है। सिमिलरली एक सेकंड है, नंबर 2, इंडोऑस्मोसिस। तो इंडोऑस्मोसिस क्या होता है? यहाँ आउटवर्ड हो रहा था, वहाँ इनवर्ड काम होने वाला है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो हम कह सकते हैं कि द इनवर्ड ऑस्मोटिक, नहीं ऑस्मोटिक, हाँ ठीक है, द इनवर्ड ऑस्मोटिक फ्लो ऑफ वाटर इनटू अ सेल फ्रॉम नहीं, इनटू अ सेल, क्योंकि सेल की तरफ होने वाला, उल्टा करना ना, फ्रॉम वाटर into a cell containing an aqueous solution, ठीक है, through SPM, हाँ ठीक है, the inward osmotic flow of water, ठीक है, 2 शब्द मैंने चेंज किए हैं, into a cell containing an aqueous solution through SPM, मीनिंग क्या है? अब सिमिलरली कोई एग ले लो, है ना, अब एग को प्लेस कर दो, मैंने क्या कहा, एग्जाम्पल चेंज करते हैं। मैंने क्या किया, एक एग ले लिया, उसको प्लेस किया है, प्लेस्ड इन वाटर, सिंपल एक वाटर में प्लेस कर दिया है, ठीक है। करने के बाद वो क्या होगा, स्वेलिंग कर जाएगा, स्वेल्स हो जाएगा, स्वेल कर जाएगा मतलब, ठीक है। ये क्या करेगा, स्वेल्स अप ड्यू टू इंडोऑस्मोसिस। ये आप खुद भी देख सकते हैं घर पे करके। ये दोनों पॉइंट लिख लीजिए, दैट्स ओके। हमें इस पे इतना इंटरेस्ट नहीं था बिल्कुल भी, हमारी ये तो हेडिंग थी ही नहीं इस वक्त के लिए। हमारी अगली जो हेडिंग थी जिसको पढ़ना था, तो जो थर्ड टाइप था ऑस्मोसिस का, तो थर्ड टाइप थी आपकी रिवर्स ऑस्मोसिस। अब नाम देख के लगता है कि ये ऑस्मोसिस का जस्ट रिवर्स प्रोसेस होगा, ठीक है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, मैं ये समझने जा रहा हूँ कि आखिर, अब सपोज कर लेते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई करने के बाद ऑस्मोसिस स्टॉप्ड हो चुकी है। इसका मतलब प्योर सॉल्वेंट का कोई भी मॉलिक्यूल सॉल्यूशन की तरफ मूव नहीं किया है और सॉल्यूशन का कोई भी मॉलिक्यूल प्योर सॉल्वेंट की तरफ मूव नहीं किया है, ठीक है। इतनी सी बात। अब जैसे तुमने एग्जांपल लिया था सॉल्ट, सॉरी यहाँ पर अब हम लेते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन का एग्जांपल। आप वो भी ले सकते हो जो लिया था पहले, कोई समस्या नहीं है, कुछ बताना है मेरे को। तो कुछ मत करो, एक प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन की बात करते हैं, कुछ मत करते हैं, ठीक है। अब एक बात सुन दोस्त, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। ऑस्मेटिक प्रेशर अप्लाई करने के बाद इसको बैलेंस कर दिया गया है कि प्योर सॉल्वेंट यहाँ से यहाँ मूव नहीं कर रहा है, सोल्यूशन यहाँ से यहाँ मूव नहीं कर रहा है, सब कुछ स्टॉप है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ ओके ओके है, ठीक है। ये वो चीज़ है जो ऑस्मोसिस नहीं हो रही, स्टॉप्ड है। अब एक बात बताओ, जो हमने एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई किया था कहाँ पर, ये जो पाई अप्लाई किया था, यही तो हमारा एक्स्ट्रा प्रेशर था। ये पाई जो प्रेशर था वो मैंने, इसका मतलब जब हमने एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया था जो कि इक्वल था हमारे पाई के, तब जो है हमारा ऑस्मोसिस स्टॉप हो गया था। अगर मैं कह रहा हूं इफ आपका एक्सटर्नल प्रेशर जो है
उसकी वैल्यू पाई से ज़्यादा हो जाए तब क्या होगा? इसका मतलब अब अगर हम और ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं तो इसका मीनिंग क्या है? पिस्टन लगा है, मान लीजिए यहाँ पर पिस्टन लगा हुआ है और यहाँ पर ऑस्मोसिस स्टॉप्ड है। अगर हम प्रेशर की वैल्यू और बढ़ा दें, लेट्स सपोज पिस्टन जो है नीचे यहाँ पर आ चुका है, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर PATM तो लग रहा होगा, प्लस पाई तो लग चुका होगा, प्लस कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर और होगा। समझ रहे कहानी मेरी? मतलब कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर और लगा दें जिससे कि क्या हो जाए, जब तुम एक्स्ट्रा प्रेशर और लगा दोगे सोल्यूशन के साइड तो बेटा क्या होगा, जो सोल्यूशन के सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हैं अब वो सोल्यूशन से होकर सॉल्वेंट की तरफ मूव करेंगे। मीनिंग ये है, जब तुम्हारी एक्स्ट्रा प्रेशर की वैल्यू इतनी ज़्यादा हो जाएगी जिससे कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के मतलब सोल्यूशन से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो है अभी हमेशा मूवमेंट SPM के थ्रू सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का ही होगा, बट अब इस केस में सोल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हैं वो मूव कर रहे हैं प्योर सॉल्वेंट की तरफ। फिर से मैं कह रहा हूँ, अब जो है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सोल्यूशन से प्योर सॉल्वेंट की चैम्बर की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये तब होता है जब हमारा एक्स्ट्रा प्रेशर जो होता है वो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई की वैल्यू ज़्यादा हो। रिवर्स ऑस्मोसिस तब ऑब्जर्व होगा जब उसका जो प्रेशर लगा रखा है एक्सटर्नल, वो प्रेशर की वैल्यू टोटल कितनी, पाई से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूँ इस पूरे सिनेरियो को कि let's suppose we consider a solution which is separated from a pure solvent by SPM. If pressure is applied on the solution side, is more, the pressure applied on solution side is more than the osmotic pressure, ठीक है, pressure, then the solvent molecule moves from the solution chamber to pure solvent chamber. This whole process is known as reverse osmosis. रिवर्स ऑस्मोसिस तब ऑब्जर्व होगा जब आपका एक्सटर्नल प्रेशर कितना हो, ऑस्मेटिक प्रेशर की वैल्यू से ज़्यादा हो जाए। सिंपल सी बात है। अब ये जो इतना बवाल तुमने किया है इसका इस्तेमाल क्या है, कहाँ इस्तेमाल करते हैं? देखिए एक बात सुनिए, ऑस्मेट RO तुमने सुना है घर पे लगा होता है RO, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो एक्चुअली इसका जो इजाद है, ये जो कहते हैं सी वाटर को हम पी नहीं सकते, तो वो हेल्थ के लिए सही नहीं है, ज़्यादा मिनरल्स होते हैं फालतू के। तो सी वाटर को प्योर करने के लिए इसका डिस्कवरी हुई थी वहाँ पर इस्तेमाल करने के लिए, खासकर मरीन्स में या फिर जो समुद्रों में रहते हैं लोग, ठीक है, सी वाटर्स में। और बेसिकली ऐसी कंट्रीज जहाँ का पानी बहुत गंदा है, खारा पानी है, बहुत ज़्यादा सॉल्टी पानी है, वहाँ के लिए गल्फ़ कंट्रीज में इसका इस्तेमाल होता था। पर क्या हुआ कि धीरे धीरे मार्केटिंग टैक्टिक्स है, धीरे धीरे उनको बेचना है, तो डर फैला दिया, अभी सभी लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, खासकर सिटीज़ में तो हर 10 घर अगर होंगे आपके तो कम से कम 9 घर में तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, 90% तो है ही ये चीज़। तो मेरा मीनिंग बस इतना सा है कि रिवर्स ये जो इस्तेमाल क्या है, आखिर इसका इस्तेमाल क्या है, क्यों? तो ये प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में इस्तेमाल होता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में इस्तेमाल करता है। ठीक है, पर्टिकुलरली गल्फ कंट्रीज में इस्तेमाल होता था, पर अब तो हर जगह, पर्टिकुलरली इन गल्फ कंट्रीज, पर अभी तो हर जगह इस्तेमाल, गल्फ कंट्री में तो मैंडेटरी हो गया है, पर अभी तो हर जगह इस्तेमाल होता है। तो मरीन्स में आखिर एक उनका रफ स्केच था कि कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं। तो क्या करते थे, लेट्स सपोज देखो क्या किया, एक बीच में SPM लगा हुआ है, एक चैम्बर है, ठीक है, अब समझिए, यहाँ लगा हुआ है SPM, सही है, यहाँ पर सॉल्ट सॉल्यूशन जो है
उसको फिल किया। कैसे फिल किया? देखो, यहां पर मान लीजिए एक प्रेशर पंप लगा दी, ठीक है। यहां पर क्या है? एक हाई प्रेशर पंप लगा दी। फिर इसमें वाटर फीड करते हैं, ठीक है। कहाँ से? फ्रॉम सी वाटर, फ्रॉम सी वाटर एक पंप लगा दी। अब हाई प्रेशर से क्या हुआ? पानी को नीचे से ऊपर की तरफ ले जाते हैं। अब यहाँ से आपका सॉल्ट वाटर उसमें से गिर रहा है, ठीक है, सॉल्ट वाटर। और इसको भी यहाँ पर एक बना रखा है वाटर निकलने के लिए। अब इसमें डाला, ठीक है। अब क्या किया? अब ये आपका है प्रेशर वेसल। अब इस वेसल में हाई प्रेशर, देखो दबाव लगाया जा रहा है, यहां तो कुछ नहीं है पर इससे प्रेशर लगाया जा रहा है। जब प्रेशर लगेगा सी वाटर के ऊपर जो इस कंटेनर में है, तो वो प्रेशर क्या करेगा? इसको एसपीएम से निकलने के लिए मजबूर करेगा। तो प्रेशर लगाया जा रहा है तो क्या करेगा? यहां से होकर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो है इस अदर चैम्बर में जाएंगे। इस चैम्बर में आपको मिलेगा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, और हमने लिया था सी वाटर, तो सी वाटर में से क्या सॉल्ट इसमें रह गया, आपको प्योर सॉल्वेंट मिल रहा है, ठीक है। जनरली जो आरओ इस्तेमाल होता है उसके पोर्स के रेडियस का साइज होता है 0.001 के आसपास, माइक्रोन के आसपास, ठीक है, बहुत छोटा साइज होता है। इसीलिए इसका जो एक्चुअल टीडीएस आता है वो 15 से 35 के 15 to 25 के आसपास रहता है। खैर, यहाँ मिला प्योर वाटर, फिर इसको आपने निकाल लिया यहाँ से आपको क्या मिल गया? प्योर वाटर। माना कि आरओ टेक्निक से आपको मिनरल्स तो नहीं मिलेंगे, कुछ बचेगा नहीं इसमें, प्यास बुझेगी आपकी, कोई फ़ायदा नहीं होगा। पर जब समुद्र में कुछ भी ना हो तो जिंदा रहने के लिए ठीक है, पर आम लाइफ में ठीक नहीं है, आपकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। तो कभी भी आरओ का इस्तेमाल करने से पहले आप वहाँ का टीडीएस जरूर देखें, ठीक है। आपका टीडीएस अगर 400-500 के ऊपर है तो आप इस्तेमाल करें इसका, ठीक है। जनरली और भी टेक्निक्स हैं, एनएफ होती है या यूएफ होती है, उसके पोस्ट थोड़ा सा कम बड़े होते हैं, तो ऐसी टेक्निक, मतलब मेरा ये टीडीएस चेक करो उसके बाद इस्तेमाल करो। खैर, हमें इससे मतलब नहीं, तुम्हें हम सलाह दें, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? हमने पढ़ा ऑस्मोटिक प्रेशर, फटाक से बहुत जल्दी अपन डेरिवेशन कर लेते हैं। डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन फॉर कैलकुलेटिंग ऑस्मेटिक प्रेशर, या हम सिंपल ये कह दें ऑस्मेटिक प्रेशर फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये हेडिंग हमारी हो गई, चलो ठीक है, हेडिंग हमारी हो गई। अब इसको पढ़ते हैं। अब देखो, ऑस्मेटिक प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इसका मतलब है कि ऑस्मेटिक प्रेशर पाई सल्यूट की नंबर्स पे डिपेंड करेगा, सल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। फिर से कह रहा हूँ, ऑस्मेटिक प्रेशर क्या है? एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। दैट मीन्स वो सल्यूट की नंबर्स पे डिपेंड करेगा, सल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। एक साइंटिस्ट थे वॉन थॉप ने क्या किया? उन्होंने बहुत सारे डिफरेंट सॉल्यूशंस का ऑस्मेटिक प्रेशर ऑब्जर्व किया, बहुत सारे डिफरेंट। अब डिफरेंट सॉल्यूशंस पे ऑस्मेटिक प्रेशर की वैल्यू निकाल के एक जनरल आइडिया दिया, जनरलाइजेशन दिया, या एक लॉ, कुछ लॉ की हेल्प से अपने खुद के 2 लॉ बना दिए। तो उसके बेसिस पे उन्होंने कैलकुलेट करने की कोशिश की है, ठीक है। तुम मेरी बात समझ पा रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ।
कि तो वॉन थॉप ने क्या किया, उनकी बात करते हैं, ठीक है। तो देखो अकॉर्डिंग टू बॉयल वांट हॉफ लॉ, बॉयल वांट हॉफ लॉ क्या कहता है, एट, तुम्हें एक ट्रिक सिखाता हूं पहले, तुम्हें पता है आइडियल गैस इक्वेशन, गलती नहीं होगी इससे इसलिए सिखा रहा हूं ना, कोई बात नहीं है, होती है पीवी बराबर एन आर टी। अगर पी लिखूं एन आर टी बाई वी तो कोई प्रॉब्लम, एन आर टी बाई वी को हम मोलर कंसंट्रेशन सी लिख देते हैं। अगर प्रेशर की हमने पाई से रिमूव कर दी तो क्या हो गया, ये हो गया। यही हमें ऑब्टेन करनी है लास्ट में, अगर प्रेशर को यहाँ रिप्लेस कर दें तो ये भी आइडियली बिहेव करेगा, क्योंकि हम आइडियल सोल्यूशन तो ले ही चल रहे हैं ना। तो आइडियल सोल्यूशन वहाँ पर ये आइडियल गैस थी, तो अपने को पता है कि पाई इक्वल टू सी आर टी, तो इतने, अब ये होता है कांस्टेंट, तो इसका मतलब पाई प्रोपोर्शनल टू सी इंटू टी, इतनी बात तुम ध्यान रखना। इन्हीं से खिलवाड़ करके हमें लॉ बना देने, ठीक है। यहाँ टेक्टिक्स याद रखो, यहाँ तुम्हारा काम हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या होगा कि ऑस्मेटिक प्रेशर जो है, ऑस्मेटिक प्रेशर जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। दैट मीन्स पाई प्रोपोर्शनल टू, अगर मैं सी से लिखूं इसे तो क्वेश्चन नंबर 1। सिमिलरली अकॉर्डिंग टू चार्ल्स या गैल्सेक लॉ का इस्तेमाल कर सकते हो, गैल्सेक वांट हॉफ लॉ। अब अकॉर्डिंग टू गैल्सेक वांट हॉफ लॉ, अब देखो इस बार मैंने टेम्परेचर कांस्टेंट किया था, अब मैं कुछ और कांस्टेंट कर दूंगा। लेट्स सपोज एट कांस्टेंट मोलर कंसंट्रेशन, तब क्या होगा, द ऑस्मेटिक प्रेशर क्या होगा, ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट वर्ड है बस केल्विन के लिए। दैट मीन्स पाई प्रोपोर्शनल टू 2, यहाँ चीटिंग कर रहा हूं मैं, इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशन को एक पास इक्वेट कर दो। इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकेंड क्या मिलेगा हमें, पाई प्रोपोर्शनल टू सी इंटू टी, पाई इक्वल टू एक कांस्टेंट लगा दो। अगर आप रैंडम कांस्टेंट कोई लगाते हो, लेट सपोज के लगा दिया, के सी टी, और देन यहाँ से के की वैल्यू निकालो, तो पाई अपॉन सी टी, पाई और सी और टी रख के देखो, जो वैल्यू आएगी वो आर के इक्वल आती है। उसने देखा है ये चीज़ अलग अलग के लिए, तो सीधा जो है जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है सीधा, तो पाई इक्वल टू आर का इस्तेमाल किया गैस कांस्टेंट का, ठीक है। और एक बात तुम और ध्यान रखो, अब देखिए सी, पहले इसको यहीं रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है ये, दिस इज योर वांट ऑफ इक्वेशन। ये वांट ऑफ इक्वेशन है, याद रखना फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, क्योंकि अगर नॉन आइडियल सोल्यूशन हुआ तो ये इक्वेशन वैलिड नहीं होगी। नॉन आइडियल सोल्यूशन के लिए वायरल इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। अब देखो तुमको ये वर्ड समझ नहीं आएगा, क्या बोल गया मैं, तुम समझ लो तुम्हारा सिलेबस लिमिटेड है इसी के लिए, तो तुम यहीं रहो, ठीक है। उस रास्ते जाना ही क्या जिधर जाने की मंजिल ना हो, तो यहीं रखते हैं, ठीक है। इतनी बात। जो वॉन थॉफ ने था, वॉन थॉफ जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसके लिए नोबेल प्राइज भी ऑब्टेन किया। तो हम कह सकते हैं वॉन थॉफ रिसीव्ड अ नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। कब किया था, 1901 में ना नोबेल प्राइज भी लिया इसके लिए।
ठीक है, तो हमने क्या प्रूव किया, पाई इक्वल टू सी आर टी। सी क्या यहाँ पर क्या है, मोलर कंसंट्रेशन है, इतना तुम नोट कर लो। ठीक है, अब देखो मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। देखो सिंस तुम्हें क्या पता है, हमारी मोलर कंसंट्रेशन, इसी को हम बोलते हैं मोलैरिटी, उसको अपन ने डिनोट किया है सी से। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन क्या होता है, जल्दी बताओ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, लीटर में, ये तुमको पता है। देखो पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी आर टी था, सी की जगह पे क्या हो जाएगा भाई, इसको एन से लिखो और इसको किस लिख दो, वी से, तो एन बाई वी आर टी, इतनी सी बात। दूसरा एक बात ध्यान रखो, क्या ध्यान रखना है, ये एन सल्यूट के लिए था, बी लगा देते हैं, ये क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट इक्वल टू क्या होता है, गिवन वेट ऑफ सल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सल्यूट। ओके, तो हमें क्या मिलेगा, पाई इक्वल टू सी आर टी था, तो एन बी की वैल्यू रखो तुम ध्यान से, एन बी की रखो, तो डब्ल्यू बी इंटू आर टी अपॉन एम बी इंटू वी। यहाँ पर वी ध्यान रखना किस में है, वी किस में है, लीटर में है, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर यहाँ से हम एम बी निकालें, हमें क्योंकि टारगेट क्या था कि हम किसी भी सल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, तो एम बी निकालने के लिए क्या होगा, डब्ल्यू बी इंटू आर टी अपॉन पाई इंटू बी, ये निकल जाएगा। ये सब तो ठीक है, कंडीशन बस इतनी सी है कि ये कंडीशन कब वैलिड होगी, क्वेश्चन आइडियल सोल्यूशन के लिए। ठीक है, दूसरी एक बात समझो, यहां पर सी तुम्हारी है मोलर कंसंट्रेशन, दूसरा आर जो है आपका ये गैस कांस्टेंट है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इस आर की वैल्यू कितनी है वो इंपॉर्टेंट है। किस किस टर्म में, देखो 0.0821 लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, यूनिट इज सो इम्पॉर्टेंट। कब, एक बार ध्यान रखना, 1 लीटर जो होता है वो 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल है, 1 सेंटीमीटर, अब देखो 1 ml जो है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल है, इसको क्यूबिक सेंटीग्रेड भी सेंटीमीटर भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट, अच्छा और एक बात बताते हैं, 1 एटीएम जो होता है 1.01325 बार के इक्वल है, इसीलिए जब गैस कांस्टेंट की यूनिट ये हो, या इसको लिख सकते हैं 0.0821 लीटर को हमने डेसीमीटर क्यूब फिर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स में कर दिया। ठीक है, एक तो आर की वैल्यू ये आ गई। दूसरा, अगर हम बार का इस्तेमाल करें तो हम जहां एटीएम है उसको पूरे क्वेश्चन को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे को, तब जो मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आएगी 0.08314 लीटर बार केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। अब इसी को लीटर को हमने चेंज कर दिया, 0.08314 डेसीमीटर क्यूब बार केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ये सब बता इसलिए रहा हूँ कि तुम गलतियां करोगे, तुम्हें यूनिट से कोई मतलब नहीं, तुम याद करते हो ये डिजिट और वहीं गलती करते हो, तुम्हें लगता है कि तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, वहां डुबा के आते हो पूरा पेपर। ठीक है, इतनी सी। दूसरा, जो वॉल्यूम था यहाँ पर, ये क्या था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये ध्यान रखो कि कोई चीज किस चीज में ली गई है, यूं ही नहीं तुम पुट कर दोगे। दूसरा, डब्ल्यू बी क्या है, वेट ऑफ सल्यूट, एम बी क्या लिया है मैंने,
मोलर मास ऑफ सल्यूट, और तुमको पता है कि सल्यूट क्या था, नॉन वोलाटाइल, यूं ही नहीं कुछ लोगे। तो इतनी कहानी तुमको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब ग्राफिकली भी देख लेते हैं इसको, शांति से नोट बना लो, पॉज द वीडियो एंड राइट, सब कुछ लिखो बेटा। क्या पढ़ा तुमको, क्या आता है, कोई मीनिंग नहीं, रिवीजन के टाइम तुम्हारे नोट्स काम आएंगे। देखो पाई इक्वल टू सी आर टी तुमको पता है। अगर तुम्हें ग्राफ बनाना हो ऑस्मेटिक प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन, ये कब है, मोल पर लीटर में है इधर, तो अपने को सी चाहिए, अपने को पाई चाहिए, तो सी वाई, इसको वाई समझ लो, इसको समझ लो एक्स, तो ये क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा एम, और यहाँ पर जीरो मान लो, तो ये हो गया सी। जब सी की वैल्यू जीरो हो जाए तो जाती है स्ट्रेट लाइन, कहाँ से, ओरिजिन से। दूसरा यहाँ पर इसका जो स्लोप आएगा, जो स्लोप आएगा वो स्लोप किसके इक्वल होगा, देखिए स्लोप होता है एम के इक्वल, ये हो गया आर टी, सही है। दूसरा यहाँ पाई बन गया, इधर बन गया। तो पूरी कहानी क्या थी, ध्यान से देखो, एक बात और समझो, C इक्वल टू होता है N बाई वी, जब ये C आपका मोल पर लीटर में हो, मतलब मोलर कंसंट्रेशन, सही है। अगर मैं N की वैल्यू रखूँ यहाँ पर, लेट सपोज W बाई एम इंटू वी, अभी जो W बाई वी है, देखो W बाई वी जो है उसको एक नई कंसंट्रेशन बोल दिया। एक्चुअली ये स्ट्रेंथ का फार्मूला, ये होता है ग्राम पर लीटर, इसी को बोलते हैं स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ये स्ट्रेंथ निकालने का, ये भी कंसंट्रेशन का एक तरीका है। तो जब स्ट्रेंथ मेंशन हो, स्पेलिंग मिस्टेक की है क्या, स्ट्रेंथ की, STRE ये है, ठीक है। जब स्ट्रेंथ मेंशन हो तब क्या होगा, तो मैं सिंपल कह रहा हूं कि देखिए, अगर पुट करोगे तो C इक्वल टू आएगा C1 बाई एम, सही है ना। तो अगर मैं पुट कर दूं इसमें पाई इक्वल टू सी आर टी में, C1 आर टी बाई एम हो जाएगा कि नहीं होगा, बोलो। लेकिन यहाँ पर जो C1 है ये ग्राम पर लीटर में है, ध्यान रखिएगा, नई कंसंट्रेशन ही है ये। तो अब अगर तुम ग्राफ बनाओगे, अगेन पाई और C1 के बीच में, यहाँ पर क्या है, ग्राम पर लीटर में है, अभी भी तुम्हारा यहाँ जाएगा, पर प्रॉब्लम बस इतनी से ही, जब स्लोप आएगा, अब स्लोप कितना आएगा, ये आएगा आर टी बाई एम, मोलर मास। तो ध्यान से देखना, जब कभी ग्राफ से क्वेश्चन आएगा तो उस समय आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या, कि हमारी यूनिट क्या है, ठीक है, और किस में वैल्यू गिवन है। ओके देन, बाय बाय।